क्या गुट निरपेक्षता पृथकवाद और तटस्थतावाद है? अभी तक हमने देखा कि शीत युद्ध के दौरान दो टीम आमने सामने थी। कितने टीम? दो टीम आमने सामने थी। पहला था पश्चिमी गठबंधन जिसका नेता अमेरिका था। दूसरा था पूर्वी गठबंधन जिसका नेता या कप्तान सोवियत संघ था। और जो देश इन दोनों टीमों में से किसी भी टीम में शामिल नहीं हुआ उस देश को गुट निरपेक्ष देश कहा गया। कैसा देश कहा गया? गुट निरपेक्ष देश। तो यही कह रहा टॉपिक, क्या गुट निरपेक्ष देश या गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन पृथकवाद और तटस्थतावाद है या नहीं? देख लेते हैं। चलिए, पृथकवाद। तो सबसे पहले हम पृथकवाद का मतलब समझेंगे कि यह है क्या। पृथकवाद का अर्थ है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। इस पॉइंट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि भारत, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में महामारी के कारण हजारों लोगों की जान जा रही हो, भारत कहता है, लेकिन भारत कहता है कि ये तुम्हारी समस्या है, तुम देखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। दुनिया में आतंकवाद के कारण हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, लेकिन भारत कहता है ये तुम्हारी समस्या है, तुम संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में महंगाई चरम पर है और भारत कहता है कि ये तुम समझो, तुम देखो, ये तुम्हारी समस्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तब दुनिया या तब विश्व के देश कहेगा कि यार ये भारत दुनिया से अलग है, ये दुनिया के है ही नहीं, ये तो पृथक है, ये दुनिया का भाग ही नहीं है। तो ऐसे देश को पृथक देश कहा जाएगा, यानी कि ऐसी स्थिति में भारत को पृथक देश कहा जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुट निरपेक्ष देश केवल दोनों गुटों से दूर रहने का फैसला किए थे, यानी कि गुट निरपेक्ष में जो शामिल देश थे वो केवल दोनों टीमों से अलग रहने का फैसला किए थे। पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन से अलग रहने का फैसला किए थे, लेकिन उनके जो प्लेयर थे उन सब के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा था। गुट निरपेक्ष देशों का संबंध अन्य सभी देशों के साथ अच्छा था। तो फिर ये गुट निरपेक्ष देश दुनिया से कहाँ अलग हुआ? दुनिया के साथ है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनके साथ संबंध बहुत अच्छा है, केवल टीम के साथ नहीं है। इसलिए गुट निरपेक्षता पृथकवाद नहीं है। अगला है तटस्थता। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है अपने आप को युद्ध से दूर रखना। इन दोनों में फर्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत अच्छा रहा है और अभी भी अच्छा है। नेपाल में भूकंप आता है तो भारत हमेशा मदद करता है, नेपाल में बाढ़ आता है तो भारत हमेशा मदद करता है। जब भी नेपाल में संकट आई है तब भारत नेपाल को मदद किया है। लेकिन मान लेते हैं कि जब नेपाल का युद्ध चाइना के साथ हो जाएगा और तब भारत कहेगा कि देखो, जब भी संकट आएगा, जिस प्रकार का भी संकट आएगा, केवल युद्ध को छोड़ के, किसको छोड़ के? युद्ध को, केवल युद्ध को छोड़ के बाकी जो भी संकट आएगा मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन युद्ध करोगे ना तो मैं युद्ध कराने में मदद करूंगा, ना आपको सपोर्ट करूंगा और ना ही युद्ध को समाप्त करने में सपोर्ट करूंगा या कोई योगदान दूंगा। तो ऐसे देश को, तब भारत को कहा जाएगा कि यार ये तटस्थ देश है। कैसा देश है? तटस्थ देश है। यानी कि जो केवल युद्ध से दूर रहता है, जो देश केवल युद्ध से दूर रहता है, उस देश को तटस्थ देश कहा जाता है। तटस्थ देश ना तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं और ना ही
उसे समाप्त कराने में सहयोग करते हैं। यहाँ कराने होगा, करने में लिखा गया है। तटस्थ देश न तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं और न ही उसे समाप्त करने में सहयोग करते हैं। गुट निरपेक्ष देशों ने युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, यानी कि दो देशों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोकने के बाद भी युद्ध हो ही गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि जब रोकने का प्रयास किया और दो देशों के बीच युद्ध हो गया तो बहुत सारे देश उसको सपोर्ट कर रहा है। गुट निरपेक्ष में शामिल कोई भी देश दोनों देशों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन उसे समाप्त कराने में सहयोग करते रहे। लेकिन उस युद्ध को समाप्त कराने में हमेशा सहयोग करते थे। तो अब देखो, इसीलिए गुट निरपेक्षता न तो पृथकवाद है और न ही तटस्थतावाद। निष्कर्ष में वही लिख देना है। इसलिए गुट निरपेक्षता न तो पृथकवाद है और न ही तटस्थतावाद। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता, इनको साधारण शब्द में बोले, यानी इस टॉपिक का क्या मतलब होगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो ये कहना चाह रहा है कि क्या आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत है? आज भी गुट निरपेक्षता की आवश्यकता है? अगर है या जरूरत है तो क्यों है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखो क्यों है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। मतलब हजारों वर्षों से मानव धरती पर रहता आया है या जीवन बिताया है, लेकिन अभी तक मानव के बीच में टकराव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, युद्ध हो रहा है, शांति स्थापित नहीं हुआ है। तो शांति स्थापित करने के लिए हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है, जरूरत है। यानी कि विश्व में, देखो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 6 मार्क्स में या कभी कभार 4 मार्क्स में, ज़्यादातर 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो करना क्या, विश्व में जो भी समस्या दिख रहा है आपको, एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दुनिया में जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है या बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्या को उठाओ और इनके साथ जोड़ दो। उन समस्या को उठाओ और कहो कि इसके लिए हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत है। आपका आंसर सही होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा और एक भी कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। सेकंड पॉइंट देखो, तो देखो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ये बड़ी समस्या है और इसके लिए हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत है। गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों की सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं हुआ होता तो क्या हम तीसरी दुनिया के बारे में पढ़ रहे होते? जानते भी नहीं कि तीसरी दुनिया होता क्या है। अनडेवलप्ड कंट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होते हम, न जानते, न दुनिया जानती, न उसका सम्मान बढ़ता। आज हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानते हैं, इसीलिए दुनिया भी जानती है, किताबों में चर्चाएं हैं, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में दिखाते रहते हैं। तो इसकी सम्मान और प्रतिष्ठा बरकरार रखा है। किसके वजह से? गुट निरपेक्ष आंदोलन की वजह से। इसलिए हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत है। अब आगे देखो और इजी हो गया। निशस्त्रीकरण की प्रचार करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। यानी कि दुनिया में हथियारों का होड़ हो रहा है। दुनिया के देश, गरीब से गरीब देश अपनी गरीबी मिटाते नहीं हैं, अपनी बेरोजगारी को नहीं मिटा रहे हैं, भूखमरी को नहीं मिटा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा हथियारों पर खर्चा कर रहे हैं, हथियारों पर लगा रहे हैं, सेना पर खर्चा कर रहे हैं। तो इनको रोकना है हमें, यानी कि निशस्त्रीकरण, हथियारों पर रोक लगाना है, ताकि हथियारों पर जो पैसा खर्चा हो रहा है उसको सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर लगाया जाए, ताकि वो देश डेवलप्ड हो, खतरनाक स्थिति में ना पहुंच जाए। अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याओं के नाश के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। यानी कि चाइना और कोरिया जैसे, कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे हैं, चाइना और नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया का राजा किम जोंग, वहाँ पर
जीने का भी अधिकार नहीं है, मानव को जीने तक का अधिकार नहीं है। तो इन सब की रक्षा करने के लिए हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। पर्यावरण जैसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। अब इसका मतलब समझते हैं। दो टीम है और दोनों टीम एक एक अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है, एक एक विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकन टीम यानी कि अमेरिका जो कप्तान है वो पूंजीवाद विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है और सोवियत संघ साम्यवाद विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है। यार कब तक हम पूंजीवाद और साम्यवाद को पढ़ते रहेंगे, उनका बोझ ढोते रहेंगे, हम अपने भारत या अपने अपने देश में लागू करते रहेंगे? एक नया हम अपना विचारधारा बनाएंगे, नई अर्थव्यवस्था लाएंगे और इसके लिए हमें मदद चाहिए, इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगा गुट निरपेक्ष देशों का। इसलिए हमें गुट निरपेक्ष देश की जरूरत है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में लगातार बढ़ती सदस्य इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत आज नहीं होता तो 25 देश शुरू में था ना शामिल, तो 25 से कम होना चाहिए था, लेकिन 25 से 120 तक पहुंचा, यानी 25 देश से 120 देश तक 120 देश इस संगठन में, इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत आज है। इसलिए छोटे छोटे देश या बड़े बड़े देश भी इस आंदोलन के साथ इस टीम में शामिल हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं, भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब हम समझेंगे कि भारत का क्या योगदान रहा गुट निरपेक्ष आंदोलन में, भारत को क्या फ़ायदा हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन में रहने से, या भारत को क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहला है गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। पहला पॉइंट, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संस्थापक देश है। यानी कि जब इनका जन्म हुआ था किसका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का, तो जन्म कराने में किनका योगदान ज़्यादा था? भारत का। किसका था? भारत का। यानी कि 4-5 देश थे। कौन कौन? भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना, मिस्र, इन सब ने मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन का नींव रखा था और फिर यहीं से आगे बढ़ा और गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। भारत ने गुट निरपेक्ष देशों को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट करने का प्रयास किया है। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो भी देश शामिल हैं उन सब को इकट्ठा किया है। किसके विरुद्ध? आतंकवाद के विरुद्ध। भारत की पहल पर अफ्रीका कोष कायम किया गया। अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश हैं और वो लगभग सभी देश बहुत ही ज़्यादा गरीब है। कैसा है? बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इसलिए भारत ने पहल किया कि एक काम करते हैं, इन देशों की गरीबी को मिटाने के लिए, यहाँ की भुखमरी को रोकने के लिए एक फंड बनाते हैं और जिसका नाम दिया गया अफ्रीका कोष। कोष का मतलब होता है फंड, और जिसमें गुट निरपेक्ष देश में शामिल लोग इसमें पैसे इकट्ठा करेंगे और इन पैसों का, यानी अफ्रीका फंड में, अफ्रीका कोष में शामिल पैसों का, इकट्ठा पैसों का अफ्रीकन कंट्री को गरीबी मिटाने के लिए, अफ्रीकन कंट्री के भुखमरी मिटाने के लिए यूज करेंगे। ये किसकी बदौलत हुआ? भारत की बदौलत। ये बहुत बड़ी बात है। भारत ने अफ्रीका कोष में 50 करोड़ की राशि दी। भारत ने गुट निरपेक्ष देशों का ध्यान निशस्त्रीकरण की तरफ खींचा, है ना। सब देश अपना पैसा हथियार पर खर्चा कर रहे थे, तब भारत ने समझाया कि यार तुम हथियार पे पैसा खर्चा करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम और मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारे देश की जनता विद्रोह कर देगा, भूख से मारे जाएंगे, गरीबी चरम पे आ जाएगा। तो हथियार पर कम खर्चा करो और तुम अपना पैसा डेवलपमेंट पे लगाओ, अपने देश के सड़क पे लगाओ, स्वास्थ्य पे लगाओ, शिक्षा पे लगाओ, भूखमरी को समाप्त कराने पर लगाओ। तुम हथियार पे खर्चा कर रहे हो। ये रास्ता किसने सुझाया? गुट निरपेक्ष देशों को भारत ने। बहुत बड़ी बात है। भारत ने सम्मेलन में वातावरण जैसे मुद्दों को उठाया। बोला कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जब ग्लोबल तापमान बहुत अपने चरम पे पहुंच जाएगा तो अपने को रहने का कोई, या देश के रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इन समस्या को पहले ही समाप्त कर दो। तो ये ध्यान कौन खींचा?
किसने आगे बढ़ाया इस मुद्दे को? किसने? भारत ने। तो ये योगदान है भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन में या विश्व में, ये तुम लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है गुटनिरपेक्षता में शामिल होने से भारत को निम्नलिखित फायदे हुए। यानी कि जब भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ या यह आंदोलन खड़ा किए तो इससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ? तो देख लो क्या क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहला है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से लिया। सही बात है। अगर भारत दोनों टीमों में से किसी भी टीम में शामिल हो जाता तो क्या भारत आज़ाद रहते? बिल्कुल भी आज़ाद नहीं रहते। वो अगर अमेरिका की टीम में शामिल होता तो अमेरिका के अनुसार चलना पड़ता। अमेरिका जो जो कहता वो भारत को कहना पड़ता, तो भारत तो गुलाम हो जाते अमेरिका को। अगर भारत सोवियत संघ के टीम में शामिल होते तो उनको सोवियत संघ के अनुसार चलना पड़ता। सोवियत संघ जो जो भारत को कहता वो भारत को करना पड़ता, तो फिर भारत एक तरीके से गुलाम ही हो जाते। तो इसलिए भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ या गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा किया, जिससे वो हमेशा फैसले स्वतंत्र लेता रहा, किसी देश का दबाव, बाहरी देश का दबाव नहीं रहा। अगला है, भारत दोनों गुटों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफल रहा। क्योंकि गुटनिरपेक्ष देशों में भारत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और इन्होंने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसलिए दोनों देशों का, दोनों टीमों का, किस टीम का? टीम के कप्तानों का, एक था पश्चिमी गठबंधन का टीम अमेरिका और पूर्वी गठबंधन के टीम के कप्तान सोवियत संघ। इन दोनों टीमों के कप्तानों का ध्यान किसके तरफ था? भारत के तरफ। वो दोनों टीम के कप्तान भारत को अपनी तरफ खींचना चाहता था और इसलिए दोनों टीमों ने भारत को बहुत ही ज़्यादा पैसों से मदद किया। तो ये फायदा हुआ। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली। अगर भारत दोनों टीमों में से किसी भी एक टीम में शामिल हो जाते तो क्या आज भारत के बारे में पढ़ रहे होते हम, या दुनिया पढ़ रही होती, या दुनिया जानती भी? बिल्कुल भी नहीं जानते। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा करने में जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और आज हम जवाहरलाल नेहरू जी का भले ही हम कितनी भी बुराई करें, वो अलग बात है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम बुराई करें इसमें कोई बात नहीं है, ये अपना अपना विचार है। लेकिन उस समय 50 के दशक में विश्व के लीडर, विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू को अपना रोल मॉडल मानते थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। आप बुराई कीजिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप बुराई किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई को भी देखिए। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि कोई एक गुट भारत के खिलाफ हो जाए तो वह दूसरी गुट में शामिल हो सकता था। सही बात है कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर दोनों टीमों में से कोई भी एक टीम भारत के खिलाफ हो जाता या भारत पर आक्रमण करता तो दूसरा टीम भारत को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता, या भारत दूसरे टीम में शामिल होने के लिए हमेशा ही स्वतंत्र थे, कभी भी शामिल हो सकते थे दूसरे टीम में। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना। सबसे पहले आलोचना का मतलब क्या है ये समझो। आलोचना का मतलब है अच्छाई और बुराई दोनों। मतलब अगर आपको किसी की आलोचना करने के लिए कहा जाएगा कि गोविंद सर को आलोचना कीजिए, तो क्या होगा? क्या करेंगे आप मेरी अच्छाई भी बताएंगे और बुराई भी बताएंगे। इसको आलोचना कहा जाता है। आप केवल बुराई बताएंगे तो ये केवल बुराई हो गया, आप केवल अच्छाई बताएंगे तो ये अच्छाई हो गया, लेकिन जब दोनों बताएंगे तो ये आलोचना हो गया। आए समझ में? तो अब बोला है कि बहुत सारे देश हैं जो कहता है कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को नहीं अपनाया है, भारत जो कहता है वो नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे देश हैं वो कहता है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है, गुटनिरपेक्षता में जो कहा गया है वो किए हैं। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सिद्धांत विहीन। भारत अपने हित के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता रहा, इसलिए आलोचक मानते हैं कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। अभी हमने पढ़ा कौन सा टॉपिक? पृथकवाद और तटस्थतावाद। कि गुटनिरपेक्षता न तो पृथकवाद है और न ही तटस्थतावाद है। मतलब युद्ध को समाप्त कराने में हमेशा योगदान देता रहा, लेकिन भारत
अपने हित के लिए कई बार, आलोचक कहते हैं ऐसा कि भारत अपने हित के लिए कई बार ऐसा मौका आया जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फैसला नहीं लिया, यानी कि युद्ध को समाप्त करने में भूमिका बिल्कुल भी नहीं निभाया, इसलिए सिद्धांत विहीन कहा जाता है। दूसरा, व्यवहार में स्थिरता नहीं, यानी कि भारत जो कहता है वो नहीं करता है। देखो, भारत ने 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की, यानी कि 1971 में सोवियत संघ को अपना फ्रेंड बना लिया। कौन? भारत ने। किसको? सोवियत संघ, जो दूसरे टीम पूर्वी गठबंधन का कप्तान था। अब इस पर हमला करने का, आलोचना करने का मौका मिल गया आलोचकों को भारत पर। यह संधि गुट निरपेक्षता नीति के खिलाफ है, इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारत जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। मतलब ये कहता है, तुम तो कहते कि हम दोनों टीम में से किसी भी टीम में शामिल नहीं होंगे, तुम तो दूसरे जो टीम है, दूसरा टीम है पूर्वी गठबंधन, उसके कप्तान को अपने पक्ष में कर लिए हो, उसके कप्तान को अपना दोस्त बना लिए हो, तो तुम जो कहते हो वो तो करता ही नहीं। अगला, ढोंगी। भारत को ढोंगी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आलोचक कहते हैं कि वास्तव में भारत सोवियत संघ में शामिल था। आलोचक कहते हैं क्योंकि वो अपना मित्र बना लिया था, और जो भी मदद हो संकट के समय में सोवियत संघ भारत को हमेशा मदद करता रहा, और भारत भी संकट के समय में हमेशा सोवियत संघ को मदद करता रहा। तो इसलिए आलोचक कहते हैं कि यार ये तो इसमें शामिल है। किसमें? सोवियत संघ की टीम में शामिल है। भारत गुट निरपेक्षता का ढोंग करता था, इसलिए आलोचक कहते हैं कि यार ये ढोंग कह रहा है, वास्तव में ये सोवियत संघ की टीम में शामिल है। सॉरी, यहाँ पर गलती है, सोवियत संघ की टीम में शामिल, यानी कि सोवियत संघ के गुट में शामिल था, ये लिखना है यहाँ पर। अब समर्थक भी है, यानी समर्थक क्या कहते हैं? तो समर्थन में कहा जाता है कि भारत के गुट निरपेक्षता की नीति को अनियमित तथा सिद्धांतहीन नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय फैसला निष्पक्षता से लिया है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद था, बहुत सारे देशों में विवाद हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए। उस युद्ध को समाप्त कराने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, तो इराक को समझाया बुझाया और उनके युद्ध को समाप्त कराने में भूमिका निभाया। उसके बाद कोरिया संकट आया, तो कोरिया संकट में भी भारत ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद स्वेज नहर वाला समस्या थी, स्वेज नहर समस्या का भी हल निकालने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए भारत के गुट निरपेक्षता नीति को सिद्धांत विहीन या अनियमित नहीं कहा जा सकता, ये इनके समर्थन में कहा जाता है, या समर्थक जो देश कहते हैं, समर्थन करते हैं जो देश, वो कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।